हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है केवीएस 2025 टीजीटी साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं और इस टाइम हम कवर कर रहे हैं रिप्रोडक्शन टॉपिक को। तो रिप्रोडक्शन टॉपिक की हमारी जो क्लास 12th है उसमें रिप्रोडक्शन यूनिट में 4 चैप्टर्स है, जिसमें से 2 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। आज हम कवर करेंगे 3rd चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टीजीटी साइंस का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझने हैं कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर गैमीट्स बनते हैं, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, फीमेल के अंदर एग बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। तो गैमीट का फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। फिर एक दूसरा टर्म आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म का फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर कर जाना। ठीक है, तो आपको पता है जो फ्यूजन है वो कहाँ पर होने वाला है, फीमेल की बॉडी के अंदर हो जाना है। तो जब स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। तो जो मेल एंड फीमेल गैमेट फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट हो चुके हैं, उनका जब आपस में फ्यूजन हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इनके फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, फिर होता है इम्प्लांटेशन। तो ये जो जाइगोट बना, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और यूट्राइन वॉल के साथ जाकर अटैच कर जाता है। और इस अटैचिंग को, ठीक है, वूम्ब में इस अटैचमेंट को ही हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद आता है जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है। तो जिस दिन आप प्रेग्नेंट होते हैं और जिस दिन आप बेबी को डिलीवर करेंगे, उनके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, जिस दिन आप कंसीव करते हैं और जिस दिन आप बेबी को डिलीवर करते हैं, उसके बीच का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है, जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। और हर एक एनिमल के अंदर जेस्टेशन पीरियड बहुत डिफरेंट होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर एवरेज जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ का होता है। फिर होता है पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है। तो बेबी के बर्थ का जो प्रोसेस है, ठीक है, बेबी जो है यूट्राइन से बाहर आ जा रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, उसकी वजह से बेबी का बर्थ हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं एक एक करके। तो इन सबको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ है, टेस्टिस से मिलके बना हुआ है। और टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होती है। तो मेल के अंदर कितनी टेस्टिस प्रेजेंट है, एक पेयर प्रेजेंट है। उसके अलावा बहुत सारे ग्लैंड्स उसकी मदद कर रहे होते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स बुलाते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल जेनाइटल्स भी प्रेजेंट है। तो जब भी कभी आप टेस्टिस को देखते हो, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाहर एक पाउच में सिचुएटेड है, और उस पाउच का नाम क्या है, स्क्रोटम है। तो ऐसा क्यों है, मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो बॉडी से बाहर क्यों लाई कर रही है। तो जो स्क्रोटम है वो लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आपको पता है हमारी टेस्टिस के अंदर क्या बनने वाला है, स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने वाला है, स्पर्म बनने वाले हैं। और स्पर्म बनने के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 2 से 2.5 डिग्री कम सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। इसलिए जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर एक पाउच में लाई करते हैं, और उस पाउच को हम क्या बुलाते हैं, स्क्रोटम बुलाते हैं। तो आपको उस पाउच का नाम मालूम होना चाहिए, स्क्रोटम कहते हैं। क्यों वहाँ पर प्रेजेंट है, कभी कभी इसका रीज़न पूछा जाता है। तो रीज़न ये होता है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें आपको बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ऐसा होता है। फिर उसके बाद अगर आप अपनी टेस्टिस को देखोगे तो ईच टेस्टिस, तो आपको पता है एक पेयर प्रेजेंट है, यानी कि 2 टेस्टिस हमारे पास प्रेजेंट है। तो अगर आप एक टेस्टिस का सेक्शन देख रहे हो, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो, तो आपको उसके अंदर अराउंड 250 कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब ये जो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, हर एक लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर क्या होता है, स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, ये आपको मालूम है, वो कहाँ पर बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। तो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। तो हमारी जो मेल जर्म सेल है वो क्या करती है, माइटोटिक डिवीजन दिखाती है और क्या बनाती है, मेल जर्म सेल से क्या बनते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, सर्टोली सेल प्रेजेंट होती है, जिनका काम क्या होता है, ये जो मेल जर्म सेल है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, आपको पता है मेल जर्म सेल
क्या करेगी, मियोसिस दिखाएगी और क्या बना देगी, स्पर्म बनाएगी। स्पर्म बनाने के प्रोसेस में उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी, बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो ये सारा का सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हमारी सर्टोली सेल्स करती है। तो आपको याद रखना है कि आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल में दो टाइप की सेल प्रेजेंट है, एक है मेल जर्म सेल, एक है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल मियोसिस करके स्पर्म बनाती है और सर्टोली सेल उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर आप सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर के रीजन को देखोगे तो उस रीजन को हम क्या बुलाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बुलाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्लड वेसल दिखाई देगी और यहाँ पर लेडिक सेल्स भी आपको दिखाई देंगी। अब ये लेडिक सेल का काम क्या है, तो आपको पता है मेल के अंदर है ना जो हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिक्स का काम क्या होता है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन बनाना या फिर एंड्रोजन्स का सिंथेसिस करना। तो एंड्रोजन का सिंथेसिस करने का काम कौन करती है, ये लेडिक सेल्स करती है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पर लेडिक सेल्स प्रेजेंट है। और लेडिक सेल का काम क्या होता है, टेस्टिकुलर हार्मोन को सिक्रीट करना, जिनको हम एंड्रोजन्स बुलाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन बुलाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे मेल के अंदर जो एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट है, जैसे कि रेटे टेस्टिस है, वासा फ्रेंचा है, एपिडाइमिस है, वास डिफरेंसेस है, ठीक है, ये सब कुछ प्रेजेंट है। उसके बाद आप देखोगे जो हमारी सेमिनिफेरस टिब्यूल है टेस्टिस की, वो कहाँ पर जाकर खुलती है, वैसे फ्रेंटियम में जाके खुलती है, किसके थ्रू, रेटे टेस्टिस के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा वासा फ्रेंटियसा से जाकर वो कहाँ पर जाती है, एपिडाइमिस में जाती है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट है टेस्टिस के, ठीक है। उसके बाद एपिडाइमिस से ये कहाँ पर जाती है, वास डिफरेंस में जाती है और यहाँ से ये कहाँ पहुँच जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाती है, ठीक है। अब यहाँ से है ना कुछ और भी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, यूरेथ्रा में जाके ओपन हो रहे होते हैं। अब ये जो सारे के सारे डक्ट्स है, इनका काम क्या है, यूरिन को लेके जाना और स्पर्म को लेके जाना, ठीक है। ये दोनों के दोनों कॉमन पैसेज से जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है और कहाँ तक एक्सटेंड करता है, यूरेथ्रल मीटस तक एक्सटेंड करता है, यानी कि इसकी जो एंड पॉइंट है वो क्या है, यूरेथ्रल मीटस है। और जो मेल का प्राइवेट पार्ट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पेनिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो पेनिस है वो स्पेशल टिश्यू से मिलके बना होता है, जो उसकी किस में हेल्प करते हैं, इरेक्शन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है, इंसेमिनेट कर पाता है, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म को रिलीज कर पाता है, ठीक है। अब जो इनलार्ज पोर्शन है पेनिस का, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और इसके ऊपर आपको एक स्किन का फोल्ड दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेल है उसके पास बहुत सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, जिसके अंदर सेमिनल वेसिकल आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, बल्ब्यूथ्रिल ग्लैंड आता है। ये सारे के सारे ग्लैंड्स है ना कुछ सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, ठीक है, जो सीमन के साथ जाती हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। अब ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, इसके अंदर एक्चुअली इन्होंने क्या सिक्रीट किया, इन्होंने फ्रक्टोज शुगर सिक्रीट किया, कैल्शियम सिक्रीट किया और सर्टेन एंजाइम को सिक्रीट किया। अब देखो हमारे स्पर्म को है ना ट्रैवल करना है, मूव करना है, फीमेल की बॉडी में जाना है, फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, एग के साथ जाके फर्टिलाइज करना है, ठीक है, उसे बहुत सारे स्पर्म के साथ कंपटीशन भी करना है, ठीक है। तो इन सब के लिए उसे क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये फ्रक्टोज शुगर करती है, ठीक है। कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम भी उसकी डिफरेंट प्रोसेस में हेल्प करेंगे, इसलिए ये सब कुछ ज़रूरी है। ये सारी की सारी जो सिक्रीशंस है ये हमारी हेल्प करती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ग्लैंड दिखाई दे जिसका नाम है बुल्बिथ्रिल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करता है, आपके पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है। ये देखो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस दिखाई दे रहा है, दोनों साइड पे आपको टेस्टिस दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स दिखाई देंगे। फिर आपको रेटे टेस्टिस दिखाई दे रहा है, वासा फ्रेंटिसा दिखाई दे रहा है, एपिडाइमिस दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ पहुँचता है, वास डिफरेंस में पहुँचता है, ठीक है। ऊपर से हमारी किडनी से क्या आ रहा है, यूरेटर्स आ रहा है, और यूरिनरी ब्लैडर में जाके क्या कर रहा है, यूरिन को स्टोर कर दे रहा है, ठीक है। फिर आपको सेमिनल वेसिकल दिखाई दे रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई दे रहा है, बुल्बिथ्रिल ग्लैंड दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ भी क्या कर रहे हैं, अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ना यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है, यानी कि मेल की बॉडी के अंदर जो यूरिन बाहर जाता है वो भी यूरेथ्रा से ही बाहर जाता है, और जो स्पर्म बाहर जाते हैं वो भी यूरेथ्रा से ही बाहर जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पेनिस के आगे वाले रीजन को देखोगे तो ये थोड़ा सा इनलार्ज है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और यहाँ पर आपको एक स्किन का फोल्ड नजर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है।
इसके बाद हमें पढ़ना है अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास भी पेयर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर टेस्टिस का पेयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है। तो फीमेल के पास भी 2 ओवरी प्रेजेंट होती है। उसके अलावा उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? ओविडक्ट्स प्रेजेंट है, यूट्रस प्रेजेंट है, सर्विक्स प्रेजेंट है, वजाइना प्रेजेंट है और एक्सटर्नल जेनाइटल प्रेजेंट है, जो कहाँ पर होती है? पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, आपका जो पेल्विस वाला रीजन है वहीं पर तो आपके जेनाइटल्स प्रेजेंट होते हैं ना। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे पार्ट्स है, सिस्टम है, इन सब के अलावा फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपको पता है ना हमें मैमल्स क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि हमारे पास क्या प्रेजेंट है? मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारा यंग वन है उसको हम अपनी मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं फीमेल के अंदर, जो उसके बहुत सारे प्रोसेस में हेल्प करती हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो, फर्टिलाइजेशन हो, प्रेगनेंसी हो, ये सारे के सारी चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है प्राइमरी, वो कौन है? ओवरी है। ठीक है, जो क्या करती है? ओवम को प्रोड्यूस करने का काम करती है। जैसे मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस है, जिसका काम क्या होता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना। वैसे ही ओवरीज जो है वो फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और उनका काम होता है ओवम को रिलीज करना, गैमीट को बनाना, उसके अलावा बहुत सारे ओवेरियन हार्मोन्स को रिलीज करना। ठीक है, अब हमारे लोअर ऑब्डोमेन में ईच साइड पे आपको एक एक ओवरी देखने को मिलती है। अब जो हमारी हर एक ओवरी है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है लंबाई में और पेल्विक वॉल से, यूट्रस से वो लिगामेंट्स की मदद से जुड़ी रहती है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ओवरी है वो एक थिन एपिथेलियम से क्या है? कवर्ड है और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ओवेरियन स्ट्रोमा देखने को मिलता है। अगर आप इस ओवेरियन स्ट्रोमा को देखोगे तो ये 2 जोन्स में डिवाइडेड है, एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक है इनर मेड्यूला। उसके बाद आते हैं हमारे ओविडक्ट्स। तो ओविडक्ट्स के अंदर कौन आते हैं? हमारी फेलोपियन ट्यूब आती है, उसके बाद हमारा यूट्रस आता है, हमारा वजाइना आता है। ये सब किसके अंदर आते हैं? फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में आते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? हमारी ओवरीज है फीमेल के अंदर। ये है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले आपको ईच साइड पे एक एक ओवरी नजर आ रही है। ठीक है, ओवरी के बाद आपको क्या दिखाई दे रही है? फेलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है और फेलोपियन ट्यूब जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी है। पहले आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है जिसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। उसके बाद आपको एक रीजन दिखाई दे रहा है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं और एम्प्यूला के बाद आपको एक रीजन दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? इशुथमस बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों से मिलकर क्या बनी होती है? हमारी फेलोपियन ट्यूब बनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रही है? यूट्राइन कैविटी दिखाई दे रही है, यूट्राइन फंडस दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद बाहर अगर आप निकलते हो तो ये क्या है? हमारा पियर शेप्ड वोम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर आकर बेबी अटैच होता है। उसके बाद हमारे जो वजाइना है उसके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सबसे अंदर वाली लेयर को हम एंडोमीट्रियम बोलते हैं। ठीक है, बीच वाली लेयर को हम मायोमीट्रियम बोलते हैं और सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीट्रियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बाहर क्या दिखाई दे रही है? सर्विक्स दिखाई दे रही है, फिर सर्विकल कैनाल प्रेजेंट है और जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है जो आपको दिखाई दे रहा होता है वो क्या होता है? वेजाइना होता है। ठीक है, और अंदर ये सारा का सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अगर आप देखते हो। अब देखो, अगर आप हर फेलोपियन ट्यूब को देखोगे तो वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, और तो ओवरी के पास जो सबसे पास वाला रीजन होता है वो कौन सा पार्ट होता है? इसका इनफेंड्यूबुलम होता है। ठीक है, अभी जो इनफेंड्यूबुलम है इसमें आपने देखा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्राई प्रेजेंट है। वो किस में हेल्प करती है? आपको पता है हमारी ओवरी क्या करने वाली है? एग को रिलीज करने वाली है। उस एग को ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करेगी? किसकी तरफ इसको पुश करेगी? इनफेंड्यूबुलम के पास लेके जाने में इसकी मदद करेगी। तो फिम्ब्रिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है किस में हेल्प करती है? कि ओवा को वो कलेक्ट कर ले। ठीक है, अब इनफेंड्यूबुलम क्या करेगा? इसको एम्प्यूलर रीजन में लेके जाएगा जो थोड़ा सा चौड़ा पार्ट है, वाइडर पार्ट है। ठीक है, और जो एम्प्यूलर रीजन है फिलोपियन ट्यूब का, यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, यानी कि मेल स्पर्म को यहीं आना होता है और जब ओवा यहाँ पहुंच जाता है और स्पर्म यहाँ पहुंच जाता है तो क्या होता है? इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एम्प्यूला रीजन में ही ये होता है। अगर एम्प्यूला नहीं लिखा है तो आपको आंसर क्या मार्क करना है? फिलोपियन ट्यूब मार्क करना है। ठीक है, अब जो ओविडक्ट का लास्ट पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? इशुथमस बोलते हैं और ये क्या है? एक नैरो ल्यूमन है जो किससे जाके अटैच करता है? यूट्रस से जाके अटैच करता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है बेबी कहाँ जाके इम्प्लांट होता है? यूट्रस पर जाकर इम्प्लांट होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक सिंगल यूट्रस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका कोई पेयर प्रेजेंट नहीं है और इसको हम क्या बोलते हैं? वूम बोलते हैं, कोख बोलते हैं। ठीक है, अब जो यूट्रस की शेप है वो एक तरीके से आपको कैसे दिखाई देगी? उल्टा पियर। ठीक है, इन्वर्टेड पियर के जैसी शेप होती है हमारे वूम की और बहुत सारे लिगामेंट इसको सपोर्ट करते हैं जो कहाँ पर अटैच रहते हैं? पेल्विक वॉल के साथ अटैच रहते हैं। ये देखिए। ठीक है,
तो जैसे ही ओवरी ने ओवम को रिलीज किया, फिम्ब्रे ने उसकी हेल्प की इन्फेंटिलम तक पहुंचने में। इन्फेंटिलम से वो कहाँ गया, एम्प्यूला पे गया। एम्प्यूला से कहाँ गया, इशूथमस में गया। और उसके बाद जाके जो ये आपको इन्वर्टेड पेयर जैसी शेप दिखाई दे रही है, यूट्राइन कैविटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर जाके हमारा वोम प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा बेबी है वो जाकर वोम पर अटैच कर जाता है और यहाँ पर जो 3 लेयर है, स्पेशली जो एंडोमेट्रियम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। ठीक है, फिर क्या होता है, बाद में बेबी जो है वो सर्विक्स से पास होते हुए, सर्विकल कैनाल से पास होते हुए वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब जो हमारा यूट्रस है वो वजाइना के थ्रू कहाँ पर खुलता है, सर्विक्स में जाके खुलता है। ठीक है, सर्विक्स के साथ अगर आप सर्विकल कैनाल को अटैच कर देते हैं तो ये क्या फॉर्म करती है, बर्थ कैनाल को फॉर्म करती है। ठीक है, सर्विक्स और सर्विकल कैनाल को मिक्स करके हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं, क्योंकि बेबी का बर्थ यहाँ से होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो यूट्रस है उसके पास 3 लेयर प्रेजेंट है। उसकी जो सबसे बाहर वाली थिन मेम्ब्रेनियस लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीट्रियम बोलते हैं। बीच में एक थिक लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्मूथ मसल की बनी होती है, मायोमीट्रियम बोलते हैं। और सबसे अंदर वाली जो ग्लैंडुलर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमीट्रियम बोलते हैं। अब जो हमारी एंडोमीट्रियम लेयर है वो क्या करती है, जब भी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हमारे पीरियड्स होते हैं, उसमें है ना बहुत सारे साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये क्या करती है, मायोमीट्रियम के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है जब बेबी की डिलीवरी होती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल को देखो, जिसके अंदर आपको कौन सा रीजन दिखाई देगा, मोना प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरियस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होती है, ये एक कुशन है जो किसका बना हुआ है, फैटी टिश्यू का मिलके बना हुआ है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके जेनाइटल एरिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी लेबिया मेजोरा, जो क्या है, टिश्यू का फ्लैशी फोल्ड है जो नीचे जाके एक्सटेंड करती है किसमें, मोना प्यूबिस में। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, वेजाइनल ओपनिंग से सराउंडेड रहती है। उसके बाद आती है लेबिया माइनोरा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको पेयर्ड फोल्ड दिखाई देते हैं टिश्यू के। ठीक है, जो किसके नीचे प्रेजेंट है, लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट। वेजाइना की ओपनिंग को देखते हो तो यहाँ पर है ना आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। तो फीमेल की जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, जहाँ से यूरिन बाहर आने वाला है, वहां पर जो जंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिटोरियस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, ये बिलीव किया जाता है कि जब आप अपनी लाइफ का सबसे फर्स्ट सेक्स कर रहे होते हैं, इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, उस टाइम आपकी जो हाइमन है वो टूट जाती है। ठीक है, अब इसके टूटने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, जिसको लोग क्या मार्क करते हैं, वर्जिनिटी टेस्ट मार्क करते हैं। लेकिन देखो जो आपकी हाइमन है वो बहुत सारे रीजन की वजह से टूट सकती है। अगर आप टैम्पॉन का इस्तेमाल करते हैं अपने पीरियड्स के दौरान, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव है जैसे कि हॉर्स राइडिंग में, साइकिलिंग में, तो भी आपकी हाइमन जो है वो ब्रेक हो सकती है। ठीक है, और कुछ वुमेन्स ऐसी होती है जिनके अंदर है ना फर्स्ट सेक्स के बाद भी उनकी हाइमन नहीं टूटती है, इसलिए कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। तो इसलिए है ना हम हाइमन के एब्सेंस को या प्रेजेंस को एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते कि इस इंसान ने के पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रखा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बहुत सारी फीमेल ऐसी होती है उनके अंदर है ना हाइमन प्रेजेंट तो होता है बट वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो वो जब टूटता है तो कोई ब्लीडिंग होती ही नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो स्पोर्ट्स में एक्टिव है उनकी भी हाइमन जो है वो पहले से ब्रेक हो सकती है। ठीक है, ये तो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जेनाइटल पार्ट। अब हम देखेंगे मेमरी ग्लैंड्स। तो आपको पता है फीमेल की बॉडी के अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और ये भी किस में प्रेजेंट होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। फीमेल के पास कितनी ब्रेस्ट होती है, 2 ब्रेस्ट होती है। ठीक है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू है और इसके अंदर बहुत सारा फैट स्टोर्ड होता है। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो किस में डिवाइडेड होता है, 15 से 20 मेमरी लोब्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाई प्रेजेंट है, वैसे हमारी ब्रेस्ट के अंदर भी एल्वोलाई प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर जो एल्वोलाई है उसका डिफरेंट फंक्शन होता है। अब ये जो एल्वोलाई है ये क्या करती है, मिल्क को सिक्रीट करने का काम करती है। ठीक है, तो आपको पता है जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो उसको नरिश करने के लिए वुमेन के जो मेमरी ग्लैंड्स है उसमें से क्या आने लग जाता है, दूध आने लग जाता है, मिल्क आने लग जाता है। ठीक है, तो वो क्या करने का काम करते हैं, बेबी के नरिशमेंट में हेल्प करने का काम करते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये है आपके मेमरी ग्लैंड्स। तो आपको मेमरी ग्लैंड्स में क्या क्या दिखाई देगा, आपको निप्पल दिखाई देगा।
ठीक है। उसके अलावा आपके निपल के पास जो डार्क कलर की स्किन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरुला बोलते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, लेक्टिफेरस डक्ट दिखाई दे रहे हैं, एम्प्यूला दिखाई दे रहा है, मेमोरी डक्ट दिखाई दे रहे हैं, मेमोरी एल्वेलाई दिखाई दे रही है, क्योंकि एल्वेलाई हमारे लंग से अलग है क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, मिल्क प्रेजेंट है। उसके अलावा आपको मेमोरी लोब दिखाई देगा, बहुत सारे फैट टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रही है, एक मेजर मसल दिखाई दे रही है आपको जिसका नाम क्या है, पेक्टोरलिस है। उसके अलावा आपकी जो रिब है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो क्या करती है, हमारे मेमोरी ग्लैंड को होल्ड करने का काम करती है, सपोर्ट देने का काम करती है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम गैमीटोजेनेसिस। तो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है कि इन दोनों के अंदर कैसे गैमीट्स बनेंगे, ह्यूमंस के अंदर गैमीटोजेनेसिस कैसे होता है। तो आपको पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर कौन होता है, टेस्टिस होता है, फीमेल के अंदर कौन होता है, ओवरीज होती है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, गैमीट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा और फीमेल के अंदर ओवरीज जो प्रेजेंट है वहां पर क्या बनेगा, ओवम बनेगा, एग बनेगा। और इसी प्रोसेस को, स्पर्म एंड एग का जो फॉर्मेशन है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो टेस्टिस के अंदर जो इमेच्योर मेल जर्म सेल थी जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही मेल के अंदर प्यूबर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है वो क्या फॉर्म करने लग जाते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। और स्पर्म के बनने के प्रोसेस को ही हम क्या बुलाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बुलाते हैं। अब आपका जो स्पर्मेटोगोनिया था जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया कि टेस्टिस के अंदर आपको बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है। इसके अंदर है ना बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन होती है ताकि इनका नंबर इंक्रीज हो सके। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉयड है, यानी कि इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। और स्पर्मेटोगोनिया को ही हम क्या बुलाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बुलाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। पहले क्या हुई है, माइटोसिस हुई है, अब इसके अंदर क्या होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अब क्या होगी, मियोसिस होगी, ठीक है। ये देखिए, अगर आप देखते हो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्पर्मेटोगोनियम दिखाई दे रहे हैं। सर्टोली सेल का काम क्या है, इनको नरिश करना, ठीक है। उसके अलावा आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिखाई दे रहे हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या बन जाता है, स्पर्मेटेड बन जाता है, और उसके बाद इनके अंदर टेल ऐड हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। अब इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगी, मियोसिस होगी। तो आपको पता है मियोसिस को हम क्या बुलाते हैं, रिडक्शन डिवीजन बुलाते हैं, क्योंकि ये करता है हेप्लॉइड सेल्स को फॉर्म करता है। तो ये क्या करेगा, 2 हेप्लॉइड सेल बना देगा जिनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। और इनके अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। अब क्या होगा, आपके जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने उनके अंदर फिर से मियोसिस डिवीजन होगी, और अब क्या बन जाएंगे, 4 हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है ये तो आप समझ गए, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गए, यानी कि आपके जो स्पर्मेटिड्स थे उनके पास कोई भी टेल प्रेजेंट नहीं थी, जोआ के पास टेल प्रेजेंट थी। तो स्पर्मेटिड्स के अंदर जब टेल अटैच हो जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा स्पर्मिएशन का प्रोसेस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होने के लिए एकदम रेडी है। और जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेंगे आपके स्पर्मेटोजोआ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। अब आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म फॉर्म होने का प्रोसेस है, वो मेल के अंदर कब शुरू होता है, जब वो अपनी प्यूबर्टी हिट करते हैं। आपको पता है जब हम अपनी प्यूबर्टी हिट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारी वॉइस बदलने लग जाती है, हमारी बॉडी के ऊपर हेयर आ जाते हैं, लड़कों की जो दाढ़ी मूछ आ जाती है, उनके प्यूबिक हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। और उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं, क्योंकि जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पेशल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर देता है, ठीक है। अब ये जीएनआरएच जो है ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको 2 हार्मोन रिलीज करने का सिग्नल देते हैं, एक होता है एलएच और एक होता है एफएसएच, ठीक है। अब इन पे ध्यान देना, एलएच मेल में क्या करता है, फीमेल में क्या करता है, एफएसएच मेल के अंदर क्या रोल प्ले करता है, फीमेल के अंदर क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एलएच जो है उसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
और ये क्या करता है, लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करता है और आपके एंड्रोजन के सिंथेसिस में, सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, एंड्रोजन्स बनाने में काम करती है, टेस्टोस्टेरोन बनाने में काम करती है। और ये एंड्रोजन्स आगे जाके क्या करते हैं, आपका जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करने वाले हैं। तो एलएच तो करता है ये काम। अब मेल के अंदर एफएसएच क्या करता है, एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है। और आपको पता है सर्टोली सेल क्या करने वाली थी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली थी, मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में ये हमारी हेल्प करता है। अब देखो स्पर्म बन गया, ठीक है, प्यूबर्टी पे बनता है, मेल के अंदर स्पर्म कब बनता है, प्यूबर्टी पे बनता है। कौन कौन से हार्मोन एक्ट करते हैं, उनके क्या रोल है, ये आप समझ गए। अब हमें देखना है स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब भी आप किसी स्पर्म को देखते हो तो आपको उसके अंदर क्या क्या दिखाई देगा, हेड वाला रीजन दिखाई देगा, नेक रीजन दिखाई देगा, मिडिल पीस दिखाई देगा और टेल दिखाई देगी। देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ये है मेल स्पर्म। अगर आप देखोगे ना, आपका पूरा स्पर्म है ना एक कवरिंग से कवर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप स्पर्म के हेड को देखो तो यहाँ पर आपको एक रीजन दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोजोम बोलते हैं। और इस एक्रोजोम के अंदर है ना बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके हेड रीजन में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं जो क्या कैरी कर रहे हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं से आगे जाके क्या बनने वाला है, बेबी का फॉर्मेशन होने वाला है। फिर आपको इसका नेक रीजन दिखाई दे रहा है, फिर आपको इसका मिडिल पीस दिखाई दे रहा है। तो जो मिडिल पीस वाला रीजन होता है उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, इसको स्विमिंग करनी है, ठीक है, स्विम कर करके फीमेल की बॉडी में पहुंचेगा, ठीक है। तो स्विमिंग करने के लिए जो इसको एनर्जी लगेगी वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। उसके बाद आप देख रहे हो इसके पास टेल प्रेजेंट है। टेल भी सी किस में हेल्प करेगी, मोबिलिटी में हेल्प करेगी, मूव करने में हेल्प करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी पूरी बॉडी के ऊपर कवर्ड है। उसके अलावा आपको यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसका जो एंटीरियर पोर्शन है वहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक्रोजोम प्रेजेंट होता है और एक्रोजोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम फिल्ड है जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जब ये ओवा से जाके फ्यूज करेगा ना, उस टाइम ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो जो मिडिल पीस है मैंने बताया उसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो किस में हेल्प करेंगे, इसकी स्पर्म मोटेलिटी में हेल्प करेंगे। अब जब ह्यूमन मेल एक बार इजैक्यूलेट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा स्पर्म रिलीज होते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं उसके एक सिंगल इजैक्यूलेशन के दौरान, ठीक है। और 60% स्पर्म जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनकी शेप एकदम बढ़िया होती है, उनका साइज एकदम बढ़िया होता है। अराउंड 40% ऐसे होते हैं जो बहुत तेज दौड़ लगा रहे होते हैं, विग्रेस मोटिलिटी दिखाते हैं ताकि वो क्या कर सके, ओवम से जाके फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। अब जो हमारे स्पर्म है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं और किन की मदद से पहुंचते हैं, एक्सेसरी डक्ट उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, स्पर्म की मेच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेमिनल प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, तो जब है ना स्पर्म्स के साथ है ना कुछ एक्स्ट्रा सिक्रीशंस प्रेजेंट है, फ्रक्टोज प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, सीमन बुलाते हैं, ठीक है। अब हमारे जितने भी मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स है इनको मेंटेन करने का काम कौन करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन करते हैं, एंड्रोजन्स करते हैं, टेस्टोस्टेरोन करते हैं। आपको पता है जो मेजर मेल सेक्स हार्मोन होता है वो कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, उनको हम एंड्रोजन्स भी बुलाते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे oogenesis क्या होता है। ये तो हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म कैसे कैसे बने और स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे oogenesis। तो oogenesis का मतलब होता है फीमेल की बॉडी के अंदर जब फीमेल की बॉडी के अंदर जब गेमीट बनता है, जिसको हम ओवा बुलाते हैं, एग बुलाते हैं, तो उसके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। अब देखो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आता है मेल एंड फीमेल के अंदर। मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है, गेमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, लेकिन फीमेल की बॉडी में ऐसा नहीं होता। फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में थी, जब वो अपनी मदर की बॉडी में थी ना, उसी टाइम उसकी बॉडी के अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे oogoनियम उसकी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब वो पैदा होती है ना, जब आप एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ओवम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, oogonia जो है प्रेजेंट है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अभी एकदम रेस्टिंग फेज में है, प्रोफेज 1 में जा रखे हैं और वहाँ पे उनकी जो ग्रोथ है अरेस्टेड है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। यानी कि जब एक फीमेल बेबी पैदा होती है उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्राइमरी oocyte जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte जो है इनके बाहर आपको बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर्स दिखाई देगी, इसको हम क्या टर्म करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बुलाते हैं।
अब देखो ये जो बहुत सारे फॉलिकल्स है, जब तक वो अपने बर्थ से प्यूबर्टी की एज तक पहुंचती है ना, बहुत सारे फॉलिकल जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, जब वो प्यूबर्टी पे आती है, यानी कि एक फीमेल जो है जब वो अपनी प्यूबर्टी पे आती है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, 60,000 से लेके 80,000 तक ही प्राइमरी फॉलिकल्स उसकी ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। देखो मेल जब एक सिंगल इजैकुलेशन करता है तो मिलियन ऑफ स्पर्म उसकी बॉडी में रिलीज होते हैं और हमेशा बनते रहते हैं, लेकिन फीमेल की बॉडी के पास है ना लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, प्राइमरी फॉलिकल के आसपास है ना और भी बहुत सारी लेयर्स आ गई। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बोल रहे हैं। अब ये जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखाई देगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहले आपका जो प्राइमरी oocyte था वो प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल बना, अब वो क्या बन गया है, टर्शरी फॉलिकल बन गया है। ठीक है, अब आपका जो टर्शरी फॉलिकल है वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और इसके अंदर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, एक लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, ये देखिए फीमेल की ओवरी का अगर आप सेक्शन देख रहे हो तो क्या है, आपको बहुत सारी ब्लड वेसल दिखाई दे रही है। पहले आपको छोटा छोटा प्राइमरी फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आपको एक कैविटी नजर आ रही है, ठीक है, एंट्रम बोलते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा टर्शरी फॉलिकल है ये मैच्योर हो जाता है और फुल्ली मैच्योर को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। जब आपका ग्राफियन फॉलिकल टूटता है तो क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। मैंने आपको बताया ना, हर मंथ हमारी बॉडी एक ओवा रिलीज करती है। वो क्या प्रोसेस है, ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवा रिलीज हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब जो बची हुई डीजनरेटिव बॉडी बची, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ओवा तो निकल गया, कुछ बॉडी पार्ट तो अभी भी बच गया ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बची हुई बॉडी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो टर्शरी फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte अब क्या करेंगे, उन्होंने अपने आसपास क्या कर लिया, एक मेम्ब्रेन बना लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना प्लेसुडा बोलते हैं। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिक्यूल जो है वो मैच्योर हो चुका है। अब वो क्या करेगा, रप्चर हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा और उसके अंदर से क्या रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम जो है रिलीज हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या टर्म करते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये है मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है और फीमेल के अंदर ooजेनेसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले जब मेल जो है वो अपनी प्यूबर्टी पे है तो उसकी बॉडी के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है उनके अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस होता है और क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। फिर क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, अब क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, उससे क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनता है। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर टेल अटैच हो जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। अब जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटिड्स है, सेकेंडरी स्पर्मेटिस है, ये सब क्या है, इनके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 23 प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वहां तक कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब आते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होता है। तो फीमेल की बॉडी के अंदर पहली बात तो ये सब प्यूबर्टी पे नहीं होता, वो जब फीटल लाइफ में है, अपनी मम्मी के पेट में है, उसी टाइम क्या हो रहा है, उगोनिया बन रहे हैं। ठीक है, उगोनिया बन के क्या हो रहा है, बहुत सारा माइटोसिस हो रहा है, उससे क्या मिल रहा है, प्राइमरी oocyte मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ओव्यूलेशन से पहले स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सब कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब क्या बन गया, प्राइमरी oocyte से उसे क्या मिला, एक सेकेंडरी oocyte मिला है और फर्स्ट पोलर बॉडी मिली है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी है, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, 23 रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी oocyte से क्या मिलता है, सेकेंड पोलर बॉडी मिलती है और ओवम मिलता है। और ओवम के अंदर भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल की बॉडी में ऐसा नहीं होता। वो किस स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, जब वो एम्ब्रियो किस फॉर्म में थी। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो आपको पता है जितने भी हमारे फीमेल प्राइमेट्स है, चाहे मंकी है, एप्स है, ह्यूमन बींग्स है, इन सब के अंदर है ना बहुत सारे साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं जिनको हम क्या टर्म करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बुलाते हैं। तो जब आपका सबसे पहला पीरियड आया था, सबसे पहली बार आपकी बॉडी ने मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट करना शुरू किया था जब आप प्यूबर्टी को हिट करती हैं। जब भी कोई फीमेल प्यूबर्टी को हिट करती है, उसका पहला पीरियड आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, ये क्या मार्क करता है, आपका फर्स्ट पीरियड। ठीक है, उसके बाद है ना जब वुमेन अराउंड 50 साल की हो जाती है, देखो ये 50 साल है ना, फिक्स नहीं है, कुछ लोगों के अंदर
जो मेनोपॉज है वो 50 साल में आता है, किसी के अंदर 55 साल में आता है, किसी के अंदर 60 साल में भी आता है, ठीक है। पर एवरेजली देखा जाता है कि जब वुमेन अराउंड अपनी 50 साल की उम्र के आसपास होती है तो उसके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। अब कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी बॉडी के अंदर नहीं होगी, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है हर 28 या 29 दिन में आप देखते हो कि आपकी बॉडी के अंदर से है ना ब्लड बाहर जा रहा है, ठीक है। वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, वो जो ब्लीडिंग हो रही है वेजाइना से बाहर, जो लेयर टूट के आ रही है, हमारी एंडोमेट्रियम लेयर जो टूट के बाहर आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे पीरियड्स बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जब आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में होते हैं, ठीक है, ये 28 से 29 दिन की साइकिल होती है, आपके जो पीरियड्स है वो कितने दिन लाई करते हैं, 3 से 5 दिन के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो 28 दिनों में से जब आप 14 दिन पे होते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, ओव्यूलेशन करती है, यानी कि एक ओवा को रिलीज करने का काम करती है। अगर ये ओवा जाके फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से तो प्रेगनेंसी हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। लेकिन अगर ओवा जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, ऐसे ही वेस्ट चला गया है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी क्या करती है, एंडोमेट्रियम की लेयर को टूट के वजाइना से बाहर आने लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। अब देखो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ना बहुत सारे फेजेस हैं। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेजेस, ठीक है, ब्लीडिंग वाला फेज है जो कितने दिन के लिए होता है, 3 से 5 दिन होता है एवरेज, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पीरियड 15 दिन चलता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ 3 दिन चलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 7 दिन चलता है, लेकिन अगर हम एवरेज बात करें तो 3 से 5 दिन आपके पीरियड्स लाई कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, यूट्रस के अंदर जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर थी वो हर महीने खुद को प्रिपेयर करती है, क्योंकि उसे पता है ओवरी क्या रिलीज करने वाली है, ओवर रिलीज करने वाली है। उसे लगता है कि स्पर्म आएगा, बेबी आएगा, ठीक है। तो बेबी को नरिश करने के लिए एंडोमेट्रियम लेयर खुद को प्रिपेयर कर लेती है, ठीक है। जब ऐसा नहीं होता, ठीक है, ओवा जो आया वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, कोई मेल स्पर्म से उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो क्या होता है, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होता है, आपके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए जब कभी कभी आपके पीरियड्स नहीं आते तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, ठीक है। तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हो, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। पीसीओडी पेशेंट्स, पीसीओएस पेशेंट्स, उन सबके साथ बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन चल रही होती है। ऐसा भी होता है जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, तब भी कभी कभी आपके पीरियड्स नहीं आते हैं। देखो ये है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले क्या है, मेंस्ट्रुएशन का फेज है, जब आपके 3 से 5 दिन क्या हो रहा है, ब्लीडिंग आ रही है, जिसको हम मेंसेस बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम क्या हो रहा है, आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर रहा है। सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट कर रहा है, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर रहा है। फिर आता है आपका फॉलिकुलर फेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। अब अराउंड आप अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 दिन के, उसके बीच में आ चुके हो, यानी कि 14 दिन पे आ चुके हो। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको दिख रहा होगा एलएच का जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो गया, लुटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है इस टाइम, ठीक है। ये क्यों हो जाता है, ये जाकर आपके ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने का काम करता है, जिसको हम एलएच सर्ज भी बोलते हैं, एलएच पीक भी बोलते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एलएच सर्ज कब आता है, तो अराउंड जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा होता है 14वें दिन, उस दिन आपका जो एलएच का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गया है, अब क्या हो गया, अब ओवम रिलीज हो गया, जो बची हुई बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूटियल फेज बोलते हैं, ठीक है। अब आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या कर रहा है, ये भी साइज में रिड्यूस होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, और 28 दिन कंप्लीट हो गए, दोबारा से आपकी साइकिल इस तरीके से ही चलती रहेगी, ठीक है। अब दूसरा फेज जो आता है हमारा वो है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, आपके जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होते हैं ग्राफियन फॉलिकल में। इस टाइम आपकी एंडोमेट्रियम क्या सोचती है कि बहुत ही जल्दी बॉडी ओवम को रिलीज करने वाली है, ओवा आने वाला है, तो वो क्या कर लेती है, अपने आप को रेडी कर लेती है, ठीक है आपको। उसके अलावा इस टाइम क्या होता है, एलएच एंड एफएसएच हार्मोन रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके फॉलिकुलर फेज को बढ़ाने का काम करते हैं। देखो एफएसएच का फुल फॉर्म ही क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल के को स्टिमुलेट कर देते हैं ये, ठीक है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ईस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन है वो भी इस टाइम पे बढ़ जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एलएच और एफएसएच जो है ये आपके साइकिल के 14वें दिन क्या करते हैं, पीक पे पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो एलएच इतना ज़्यादा रिलीज हो गया है, ये क्या करता है, जाके ग्राफियन फॉलिकल को धक्का मारता है, उस पर प्रेशर डालता है, उसको रप्चर कर देता है, और रप्चर होने की वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से क्या हो जाता है, ओवा रिलीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो अराउंड 14वें दिन क्या हो रहा होता है, आपका ओवा रिलीज हो रहा होता है।
ठीक है। फिर आता है आपका ल्यूटियल फेज। अब आपके ग्राफिन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपकी एंडोमेट्रियम जो बेबी को नरिश करने वाली लेयर है उसको मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है। अगर बेबी आ गया तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा, एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, बेबी जो है नहीं आया, यानी कि ओवम जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा, आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट कर जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने का काम कर रहा था ये, अब जब यही डीजनरेट हो गया, यही खत्म हो रहा है, यही टूट रहा है, तो क्या होगा, आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो भी टूट के बॉडी से बाहर आने लग जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। अगर ओवा जो रिलीज हुआ था उसे आके स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया तो क्या हो जाएगा, बेबी जाके इम्प्लांट हो जाएगा और आपका प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेंटेन रखेगा एंडोमेट्रियम लेयर को। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो क्या हो गया, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा, मेल के अंदर स्पर्म कैसे बनता है, फीमेल के अंदर ओवम कैसे बनता है, ये आपने पढ़ा। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलती है। ठीक है। अब क्या हो गया, जब सेक्स हो रहा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन बोलते हैं, कोइटस बोलते हैं, तो सीमेन जो है वो पेनिस से रिलीज होकर कहाँ पहुंच जाता है, वेजाइना में पहुंच जाता है और इसी प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। अब जो स्पर्म है वो मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास टेल प्रेजेंट है, मोटिलिटी शो करते हैं। अब वो कहाँ पहुंच जाते हैं, सर्विक्स से कहाँ एंटर करते हैं, यूट्रस में एंटर करते हैं और उससे कहाँ जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलर रीजन में जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस एम्प्यूलर रीजन में ही क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। तो एम्प्यूलर रीजन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि ओवा और स्पर्म जो है वो आपस में फर्टिलाइज कर जाएंगे। अब फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आपकी बॉडी ने 14वें दिन रिलीज किया था ओवम। ठीक है। और उसी टाइम अगर उसी टाइम आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म पहुंच जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस है, वरना तो कोई चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, सारे के सारी जो कॉपुलेशंस है उनकी वजह से हमेशा प्रेगनेंसी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर टाइम तो आपकी बॉडी ओवा को रिलीज नहीं कर रही है ना, ओवा को रिलीज करने का एक पर्टिकुलर टाइम है। अगर उस टाइम पे पहुंच गया स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो फ्यूजन है स्पर्म का ओवम से, इसको ही हम क्या टर्म करते हैं, फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया कि ओवम के बाहर एक लेयर बन गई थी जिसको हम जोना प्लेसुडा बोलते हैं। अब जोना प्लेसुडा क्या करती है, इस लेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करती है, जैसे ही एक स्पर्म इसको तोड़ के अंदर एंटर करता है, ये देखो आपका ओवा है, ओवा के बाहर क्या है, बहुत सारे जोना प्लेसुडा की लेयर प्रेजेंट है, कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जैसे है ना बहुत सारे स्पर्म फाइट कर रहे हैं ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक है। जैसे ही एक स्पर्म जाके इससे अटैच होता है, ठीक है, उसका जो एक्रोसोम वाला रीजन है जहां पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट थे, वो एंजाइम्स क्या करना शुरू करते हैं, जोना प्लेसुडा लेयर को तोड़ना शुरू करते हैं ताकि वो फर्टिलाइज कर सके ओवम को। तो जैसे ही जोना प्लेसुडा समझ जाती है कि एक स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया है, ये क्या करती है, बाकी के स्पर्म को रोक देती है, इनकी एंट्री को प्रिवेंट कर देती है। तो आपको याद रखना है कि जोना प्लेसुडा का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कि वो ये इंश्योर करती है कि ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सके, इसलिए ज्यादातर जो बेबी पैदा होते हैं वो एक ही पैदा होते हैं। तो जोना प्लेसुडा का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो बाकी के स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर देती है। जैसे उसे दिखा कि एक स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया तो वो बाकियों को नहीं आने देती है। ठीक है। अब जो एक्रोसोम है वो क्या हेल्प करता है, जो ओवम के बाहर लेयर्स प्रेजेंट है उनको ब्रेक करने में हेल्प करता है और ये कहाँ पहुंच जाता है, ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है, अंदर जाकर फ्यूज कर जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनना शुरू होगा, मियोटिक डिवीजन होगी जिसकी वजह से क्या बनेगी, एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और ओवम बनेगा। ठीक है। अब ये दोनों के दोनों हेप्लॉइड न्यूक्लियस, जो स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था और जो ओवम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट को फॉर्म करते हैं। जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो ही क्या होता है, डेवलप होकर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, अगर है ना मेल की बॉडी से एक्स क्रोमोसोम आया, फीमेल की बॉडी से भी एक्स क्रोमोसोम आया, तो बेबी का जो सेक्स होगा वो क्या होगा, गर्ल होगी। अगर फीमेल की बॉडी से एक्स आया और मेल की बॉडी से वाई आया तो बेबी का जो सेक्स होगा वो क्या होगा, बॉय होगा।
तो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल तो हर एक कंडीशन में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम को ही रिलीज करती है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा जाइगोट है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होनी शुरू हो गई है इशूथमस रीजन में। अब क्या हो रहा है, पहले वो 2 सेल बनेगी, 2 से 4 बन रही है, 4 से 8 बनी है, 8 से 16 बनी है, और इन सबको ही हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो 8 से 16 सेल का जो एम्ब्रियो होता है हमारा, उसको ही हम क्या टर्म करते हैं, उसके लिए हम एक अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है मोरुला। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मोरुला क्या होता है, तो 8 से 16 सेल का जो हमारा ब्लास्टोमियर्स होता है वो क्या कहलाता है, मोरुला कहलाता है। अब आपका जो मोरुला है वो डिवाइड करता रहता है और क्या करता रहता है, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो मूव करता रहता है यूट्रस में। अब इसको कहाँ जाके अरेंज करना है खुद को, ये अटैच करने वाला है खुद को कहाँ पर, हमारे वूम्ब में, यूट्रस में। ठीक है, अब ट्रोपोप्लास्ट लेयर जो है वो कहाँ पर जाकर अटैच कर जाएगी, एंडोमेट्रियम लेयर पे जाके ये अटैच कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच कर जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, बेबी जो है फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, और उसके बाद इम्प्लांट भी हो गया है यूट्रस के ऊपर, एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर, जो उसे नरिश करने वाली है। ये देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका ओवरी से एग रिलीज हुआ, यहाँ पर स्पर्म आया और उसने इनको फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ ये 2 सेल में कन्वर्ट हुई, 2 से 4 में हुई, 4 से 8 में हुई, 8 से 16 में हुई। ठीक है, अब ये जो मोरुला है ये मूव कर रहा है, देखो ए से बी पे गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से ई में गया, ई से एफ गया, फिर जी गया, एच गया। अब आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाके कहाँ इम्प्लांट हो गया, आपकी एंडोमेट्रियम लेयर पे इम्प्लांट हो गया, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है तो जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है वहां से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई देने लग जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये जो विलाई है ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जब आप अपनी मम्मी के पेट में थे तो आप है ना अम्बाइकल कॉर्ड की मदद से उनसे अटैच थे, प्लेसेंटा आपकी मदद कर रहा था। अब ये जो प्लेसेंटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है, ये क्या करता है, तो प्लेसेंटा क्या करता है, आप तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचे, आप तक सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचे, और आपकी बॉडी में यानी कि बेबी की बॉडी में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर रहा है, जितने भी वेस्ट मटेरियल वो रिलीज कर रहा है, उन सबको एक्सचेंज करने का काम, रिमूव करने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। ठीक है, प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड रहता है, किसकी मदद से, एम्बाइकल कॉर्ड की मदद से। तो जब बेबी पैदा होता है तो आपने देखा ना डॉक्टर्स एम्बाइकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो है वो एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है और बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज करने का काम करता है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, ह्यूमन क्रोनोइक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटन लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और जब प्रेगनेंसी का लास्ट फेज चल रहा होता है ना, एकदम मतलब बेबी का बर्थ होने वाला है, उस टाइम एक रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा, ओवरी के द्वारा। ठीक है, अब जो आपको कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं फीमेल की बॉडी में जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। ये 3 ऐसे हार्मोन हैं जो फीमेल की बॉडी के अंदर कब बनते हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं, बाकी पीरियड में नहीं बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे ना, चाहे ईस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, कॉर्टिसोल हो, प्रोलैक्टिन हो, थायरोक्सिन हो, इन सब का भी जो लेवल है ना वो बहुत ही हाई जा रखा होता है। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, ये जो सारे के सारे एक्स्ट्रा हार्मोन उसकी बॉडी बना रही है ना, वो क्यों बना रही है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, फीटस की उसको ग्रोथ करनी है, बेबी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक चेंज आने वाले हैं मदर की बॉडी में। आपने देखा ना बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लेती है लेडी। ठीक है, तो ये सारा कुछ किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर उस टाइम बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, एम्ब्रियो जो है वो खुद को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है। उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। उसके बाद उसकी जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म बोलते हैं, और बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम मीजोडर्म बोलते हैं। आपको पता है हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी बनी है वो इन 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीसोडर्म एंड अंदर वाली एंडोडर्म। अब जो हमारी बॉडी के अंदर सेल मास है उसके अंदर बहुत सारी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। अब जो स्टेम सेल्स होती है वो कौन सी सेल्स होती है, स्टेम सेल्स ऐसी सेल होती है जिसके पास ये पोटेंसी होती है, वो कोई भी टिश्यू और ऑर्गन को फॉर्म कर सकती है। देखो अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होती है ना वो क्या कहलाती है, स्टेम सेल कहलाती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि जब बेबी पैदा होता है ना तो डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप इसका अम्बाइकल कॉर्ड जो है वो प्रिजर्व कर लो। अम्बाइकल कॉर्ड के अंदर बहुत सारी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है, तो उनको लगता है कि कल को जाके अगर इस बच्चे को कोई बीमारी हो गई, इसको हार्ट की जरूरत पड़ गई, लिवर की जरूरत पड़ गई, तो अगर आपने ये स्टेम सेल प्रिजर्व कर रखी होगी तो इनकी मदद से हम उसका जो है
ये सेल और टिश्यू बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर बहुत सारी स्टेम सेल प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए बोला जाता है, लेकिन थोड़ी कॉस्टली होती है वो, ठीक है, सब नहीं करा सकते उसको। अब हमारा जो ह्यूमन प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है एवरेज वो कितना है, 9 महीने। अब कुछ लोग कहेंगे हम 7 महीने में पैदा हो गए, कुछ लोग कहेंगे हम 8 महीने में पैदा हो गए, 10 महीने में पैदा हो गए, वो अलग बात है, लेकिन एवरेज की बात करिए तो ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है वो एवरेज कितने टाइम चलती है, 9 महीने चलती है। जब प्रेगनेंसी का 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो बेबी की हार्ट जो है वो बन जाती है, इसीलिए डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो है ना आपको उसकी हार्ट बीट सुना देता है 1 महीने के अंदर, क्योंकि हार्ट फॉर्म हो चुका है, हार्ट बीट आ चुकी है। कभी कभी आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेबी की जो हार्ट है वो सही से नहीं वर्क कर रहा है, उसकी जो हार्ट बीट है वो नहीं आई है, ठीक है। जैसे ही 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो बच्चे के हाथ और पैर बनने शुरू हो जाते हैं, लिम्स एंड डिजिट आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, 12 हफ्ते कंप्लीट होते हैं, तो उसके जितने भी मेजर ऑर्गन सिस्टम थे वो सब बन चुके हैं। फिर जब 5 महीने हो जाते हैं प्रेगनेंसी को, तो क्या होता है, फीटस जो है वो फर्स्ट मूवमेंट दिखाने लग जाता है और उसके सर के ऊपर आपको बाल दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मूवमेंट कब करता है बेबी, अराउंड 5वें महीने में करता है। जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो पूरी की पूरी बॉडी जो है बेबी की वो किससे कवर्ड हो जाती है, छोटे छोटे हेयर से कवर्ड हो जाती है, उसकी जो आईलिड्स है वो सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेज भी बन जाती है, ठीक है। और जैसे ही 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं बेबी जो है वो फुल्ली मैच्योर हो चुका है और डिलीवर होने के लिए एकदम रेडी है। फिर आता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो जेस्टेशन पीरियड क्या बताया था मैंने आपको, जो ह्यूमंस के अंदर 9 महीने का ये पीरियड है, जिस दिन बेबी कंसीव हुआ, जिस दिन आप प्रेग्नेंट हुए और जिस दिन आपने बेबी को डिलीवर किया, ये जो एवरेज ड्यूरेशन है यही क्या कहलाती है, जेस्टेशन पीरियड कहलाती है, ठीक है। अब आपको पता है हमारा जो बेबी है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट था, ग्रो कर रहा था, ठीक है। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, आपके यूट्रस के अंदर है ना विग्रस कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देती है जब आपकी प्रेगनेंसी खत्म होने वाली होती है, बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है, तो आपके को कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाती है, चाइल्ड बर्थ के लिए आपकी बॉडी जो है वो रेडी होने लग जाती है। तो चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है। अब ये पार्चुरेशन के लिए क्या होता है, बहुत सारे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, यानी कि क्या होता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में इस टाइम रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, बेबी के बर्थ में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, इस टाइम हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, हमारी जो यूट्रस है उसकी मसल के ऊपर एक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्शंस देता है। तो आपने देखा होगा मदर एकदम से बोलने लग जाती है कि मेरे को दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर के पास हम लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेबी बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब जैसे जैसे यूट्रस जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता चला जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और बेबी यूट्रस से बाहर आ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। उसके बाद होता है लैक्टेशन। का मतलब क्या होता है, तो लैक्टेशन का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था कि फीमेल की बॉडी के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अब बेबी पैदा हो गया तो उसको नरिश भी तो करना पड़ेगा ना, तो नरिश करने का काम कौन करते हैं, हमारी मेमोरी ग्लैंड्स करती है। इस टाइम हमारी प्रेगनेंसी के टाइम में ही क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करने लग जाता है और मिल्क फॉर्म होने लग जाता है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। और जैसे ही बेबी पैदा होता है तो आपने देखा होगा मदर क्या करना शुरू कर देती है, मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, बेबी को फीड करना शुरू कर देती है। तो आपने सुना होगा डॉक्टर्स हमेशा ऐसा कहते हैं कि इनिशियल जो 6 महीने हैं बच्चे को, उस टाइम उसे सिर्फ माँ का दूध दीजिए, कोई सॉलिड फूड नहीं देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मिल्क इनिशियली मदर पैदा करती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, स्पेशली एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है जो क्या करती है, बेबी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, ठीक है। तो जो बेबी होते हैं जिनको अपनी मदर का मिल्क नहीं मिल पाता है, आपने देखा होगा वो बहुत वीक रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को फाइट करने की उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। इसी के साथ हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।